CTET CDP टेस्ट सीरीज क्लास 14। लाइक अपनी श्रद्धा से करते जाएं, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो एक बार, पियाजे की थियोरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग कब डेवलप होती है, यानी परिकल्पनात्मक निगमनात्मक जो चिंतन है वो किस स्टेज के अंदर आएगा। फटाफट से आंसर करो। आप लोग क्या कह रहे हैं? फॉर्मल ऑपरेशनल। बिल्कुल सही बात है। फॉर्मल ऑपरेशनल यानी 11 से 11 एंड अबव कह सकते हैं। 11 एंड अबव, 11 से 15 भी कह देते हैं कई लोग। 11 एंड अबव, 11 साल के बाद से अमूर्त चिंतन आएगा बच्चे में, जब वो हाइपोथेटिकली सोच पाएगा, यानी परिकल्पना, इमेजिनरी लॉजिक के साथ इमेजिनेशन लगा पाएगा, है ना, जिसमें ऐसी हाइपोथेसिस कर पाएगा जिसका कोई तथ्य है, ऐसा नहीं है डे ड्रीमिंग है ये, ठीक। तो हाइपोथेसिस वो लगा पाएगा, जैसे कि आपके इकोनॉमिस्ट लगाते हैं, साइंटिस्ट लगाते हैं, कि एक हाइपोथेसिस के बेस पे एक डिडक्टिव रीजनिंग, अमूर्त चिंतन का प्रयोग करके वो लगा सकें, किसी कंक्लूजन तक पहुंच सकें। तो आंसर होगा इसका डी ऑप्शन। ड्रॉइंग इम्प्लीकेशंस फ्रॉम पियाजे's थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अ टीचर ऑफ ग्रेड 6 to 8 इन हिज क्लासरूम शुड, यानी कि यदि आप पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी है उससे आप इम्प्लीकेशन निकाल रहे हैं एजुकेशन की, यानी शिक्षा में उसको कैसे इस्तेमाल करें, तो एक टीचर के रूप में जो पियाजे को मानता है, आप एक 6th to 8th की क्लास में पढ़ा रहे हैं, किस चीज का आप ध्यान रखेंगे, ये पूछा है क्वेश्चन में। फटाफट से आंसर करते जाइएगा। ग्रेड 6 to 8th में लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स को आप डिस्करेज नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? लॉजिक आ जाता है ना 7 से 11 वर्ष के बच्चे में, और 6th to 8th का बच्चा जो है इसी स्टेज में आएगा, 7 से 11 वाली में। रीजनिंग बेस्ड सॉल्यूशन कह सकते हैं, ओनली कॉन्क्रीट नहीं, कॉन्क्रीट भी, ठीक। रिलाय सोनली ऑन प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस, ऐसा तो कभी नहीं करना कि सिर्फ सिलेबस तक ही सीमित रखें आप बच्चे को। तो प्रेजेंट प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर रीजनिंग बेस्ड सॉल्यूशंस, यानी आप ऐसी समस्याएं बच्चे के सामने प्रस्तुत करेंगे जिसमें उसको तर्क का इस्तेमाल करना पड़े। तर्क मतलब लॉजिक लगाना पड़े, क्योंकि ये स्टेज जो है ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी मूर्त संप्रत्यात्मक अवस्था है 7 से 11 वर्ष की, जिसमें बच्चा 6th to 8th के अंदर होगा। इस स्टेज में बच्चे के अंदर पहली बार लॉजिक आने लगता है, यानी तर्क आने लगता है कॉन्क्रीट यानी मूर्त चीजों के प्रति। तो आप उसको मौका देंगे ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने का जिसमें तर्क की आवश्यकता पड़े, यानी बी ऑप्शन, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिनमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। तर्क का, लॉजिक का इस्तेमाल हो ज्यादा से ज्यादा, ओनली कॉन्क्रीट नहीं, कॉन्क्रीट प्लस उसके बारे में लॉजिक, ठीक है बात। लॉजिक इंपॉर्टेंट। अगर पूछे, खाली पूछे कि लॉजिक कब आएगा, तो आप कहेंगे 7 से 11 वर्ष में। पूछे कॉन्क्रीट चीजों के बारे में कब आएगा, 7 से 11 वर्ष में। लेकिन अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट वर्ड जैसे ही आ जाएगा तो आप 11 वर्ष के बाद चले जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग थियरिस्ट्स व्हाइल व्यूइंग चिल्ड्रन एज एक्टिव सीकर्स ऑफ नॉलेज emphasized the influence of social and cultural contents on their thinking। ये थोड़ा सा आउट ऑफ द लीग हो गया है आज के टॉपिक के हिसाब से, बट फटाफट से बताओ। ये वाले क्वेश्चन का भी आप आंसर कर सकते हो, क्योंकि ये मैंने तीनों एक ही साथ कराए हुए हैं, ये जो थियरीज हैं। बिल्कुल, बहुत 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 बढ़िया। जो भी कह रहे हैं कि आंसर क्या होगा इसका, वाइगॉस्की होगा। देखो पियाजे टॉपिक है, इसका मतलब ये नहीं आंख बंद करके पियाजे ही लगा दोगे, ठीक। एक्टिव सीकर्स ऑफ नॉलेज, यहां तक बात सही थी, बिल्कुल पियाजे के संबंध में थी, लेकिन जैसे ही इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल एंड कल्चरल कंटेंट्स ऑन देयर थिंकिंग, इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया पियाजे ने। सोशल और कल्चरल कंटेंट्स को दिया है बट मेनली नहीं दिया, ठीक। तो इसलिए पियाजे का नहीं, वाइगॉस्की का क्वेश्चन हो गया, क्योंकि उनकी थ्योरी का नाम भी क्या है, सोशियो कल्चरल अप्रोच, यानी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। क्लियर हो गई बात? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर्स कैरेक्टराइज द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एज प्रपोज्ड बाय जीन पियाजे, यानी जीन पियाजे के अनुसार आप मान सकते हैं कि एक स्टेज रखी गई है जिसको हम कह रहे हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष की अवस्था। इस स्टेज के बच्चे के विषय में यदि बात की जाए तो कौन सा बिहेवियर इस उम्र के बच्चे की विशेषता कहलाएगी। अगर मैं बात करूं यहां तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की अगर बात करें विशेषता की, तो हम कह सकते हैं कंजर्वेशन यानी संरक्षण, और क्लास इंक्लूजन, मतलब बच्चे के अंदर कैटेगराइजेशन का गुण आ जाएगा, वर्गीकरण का भी और संरक्षण का भी। मतलब वो चीजों को उलट पलट के देख सकता है। किसी भी चीज का शेप और साइज चेंज होने से क्वालिटी चेंज नहीं हो सकती, ये बात वो समझ पाएगा। बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहां तक। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। डेफर्ड इमिटेशन जो है, यानी कि विलंबित अनुकरण, बच्चे ने देखा पापा को शेविंग करते हुए और बाद में किसी दिन आपने देखा वो ऐसे ही करके उसके हाथ में ब्रश लग गया और वो ऐसे ही कर रहा है,
इसको डेफर्ड इमिटेशन कहते हैं। ये कब आ जाएगा? ये सेंसरी मोटर जन्म से 2 वर्ष में ही आ जाएगा। और ऑब्जेक्ट परमानेंस भी, ये दोनों चीजें सेंसरी मोटर की हैं। मेक बिलीव प्ले, वो ऐसे डॉक्टर बन के खेल रहा है, और ये सारी चीजें ये भी आपकी प्री ऑपरेशनल का है। ये दोनों इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, है ना। हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग तो 11 वर्ष के बाद आएगा। प्रपोजिशनल थॉट भी। तो सिर्फ बी ऑप्शन सही बचता है। कंजर्वेशन वही है जब बच्चे को एरिया, क्वांटिटी, क्वालिटी, इन सब का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, उसको पता लग जाए कि सिर्फ बड़ा दिखने से नहीं, साइज और शेप भी सेम होना जरूरी है। ठीक, बेशक शेप चेंज ना हो, बट साइज का, क्वांटिटी का सेम होना जरूरी है। इस पे बात अभी आगे करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पिजेशियन कंस्ट्रक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन? यानी कि पियाजे के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, यदि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो कौन सी एक चीज पिजेशियन कंस्ट्रक्ट है, यानी पियाजे ने जिसको बताया है वो है, पियाजे की थियोरी से जुड़ी हुई एक चीज है? बताइए फटाफट से, आंसर कीजिए। आप लोग कह रहे हैं ए ऑप्शन, स्कीमास। बिल्कुल कह सकते हैं कि हमारे दिमाग में क्या है, एक मेंटल कंस्ट्रक्शन है, पॉकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसके बेसिस पे हम चीजों को पहचान पाते हैं। हमारे दिमाग में स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है किसी चीज के बारे में, जो चेंज होती रहती है समय के साथ, और इसी को हम स्कीमा कहते हैं। आप मुझे पहचान पा रहे हैं क्योंकि आपके दिमाग में एक हिमांशी का स्कीमा सेट हो चुका है। खैर, मजाक कर रही हूँ। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है, जिसके बारे में बेंड्यूरा की थ्योरी में हमने बात की थी अभी परसों, कि बच्चा ऑब्जर्व करके, अवलोकन करके, इमिटेट करके सीख सकता है। कंडीशनिंग की बात बिहेवियरिस्ट करते हैं, जैसे कि पैवलव, स्किनर, ये सारे लोग। रीइंफोर्समेंट की बात भी बिहेवियरिस्ट करते हैं। ठीक, तो आंसर बचेगा सिर्फ स्कीमा, के मेंटल स्ट्रक्चर्स को हम स्कीमा कह रहे हैं, मानसिक संरचनाएं हैं हमारे दिमाग में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लर्निंग इज करेक्ट फ्रॉम अ कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव? यानी रचनावाद के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी एक बात सही होगी? 6th का डी, लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय एक्टिव एंगेजमेंट। बिल्कुल सही बात है। पियाजे के विषय में ये बात सही है कि जो लर्निंग है, जो अधिगम है, वो एक एक्टिव एक्सप्लोरेशन की प्रक्रिया है, एक्टिव एंगेजमेंट की, सक्रिय निर्माण होगा इसका, अधिगम का, सक्रिय गति करके या फिर क्रियाएं करके। बच्चा अगर संपूर्ण रूप से सक्रिय है, एक्टिव है, तो वो नॉलेज को बिल्ड कर लेगा। ये बात बिल्कुल सही है। रिकॉल, रोट मेमोराइजेशन, रिपीटेशन, ये सब रटने वाली बातें हो गई। द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस इज अटेन्ड ड्यूरिंग पियाजेज डैश स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये कई बार, 3 से 4 बार तो मिनिमम पूछा जा चुका है। यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व की अवधारणा पियाजे की किस स्टेज में अचीव हो जाती है? जल्दी से बताओ, बहुत जल्दी से। आप लोग कह रहे हैं 7th का ए, बहुत खुशी की बात है। देखिए, सेंसरी मोटर, यानी कि जन्म से 2 वर्ष की अवस्था या 18 से 24 महीने के अंदर, 18 to 24 मंथ्स के अराउंड ये चीज डेवलप होने लग जाती है। शुरुआत में इस चीज का अभाव होता है इस स्टेज में, यानी बच्चे के दिमाग में वस्तु स्थायी नहीं हुई होती। कैसे? मतलब अगर आप एक 8 महीने के बच्चे के सामने कोई चीज ले जा करके रखेंगे जिससे वो खेल रहा होगा, उसको ले लेंगे, वो उसके लिए नहीं रोएगा, उसको याद नहीं रहेगा वो चीज एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। लेकिन अगर आप एक 18 महीने या 24 महीने 2 साल के बच्चे से कोई खिलौना ले लेते हैं, वो उसके लिए रोएगा, दैट मीन्स उसके दिमाग में वो चीज एग्जिस्ट करती है। आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड नहीं होता। बच्चे के दिमाग में मेमोरी डेवलप हो पा रही है, जिससे उसके दिमाग में ऑब्जेक्ट परमानेंट हो गया है। अगर आप उससे ले भी लेंगे, अगर उसके सामने कोई चीज है नहीं, तब भी वो उसके लिए क्या करेगा? क्वेश्चन करेगा कि लाओ उस चीज को। तो संवेदी गामक अवस्था में ही ये चीज अचीव हो जाती है। कई बुक्स में गलत दिया हुआ है, कई लोग गलत डिस्कस कर लेते हैं, बट इसका जो सही आंसर है दैट इज सेंसरी मोटर स्टेज। ये तीनों अलग कहानी के हैं, इनको बाद में समझेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू पियाजेस थियरी? पियाजे की थियरी के विषय में कौन सी एक बात सही नहीं है? डेवलपमेंट अकर्स इन क्वालिटेटिव स्टेजेस, यानी कि गुणात्मक चरणों में होता है विकास। चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट एंड यूज नॉलेज अबाउट देयर वर्ल्ड, बच्चे नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं अपनी दुनिया के बारे में। और फिर है लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू कांस्टेंट प्रैक्टिस, लगातार प्रयास करके ही लर्निंग का जन्म होगा। या फिर चिल्ड्रन एक्ट ऑन देयर एनवायरमेंट, यानी बच्चे अपने एनवायरमेंट में एक्ट करते हैं। आंसर कह रहे हैं आप लोग ए। क्यों, क्या बीमारी आ गई इसमें? डेवलपमेंट अकर्स इन क्वालिटेटिव स्टेजेस। Which one of the following stages cannot be attributed to Piaget's theory? Construct and use knowledge about their world, ये बात ठीक है। Learning takes place through constant practice, इसमें प्रॉब्लम है। Children act on their environment, ये बात भी ठीक है। Development occurs in qualitative stages, कह सकते हो आप
या क्वांटिटेटिव भी हो सकता था इसकी जगह पे, इट डिपेंड्स। बट क्वालिटेटिव लिखा है तब भी हम इसको बिल्कुल सिरे से नहीं नकार सकते, क्योंकि हर एक स्टेज में बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में परिवर्तन है। लेकिन सी ऑप्शन बिल्कुल गलत है कि जो है कांस्टेंट प्रैक्टिस के थ्रू। कांस्टेंट प्रैक्टिस का मतलब है लगातार बस प्रयास कराते रहो, जबकि प्याजे कहते हैं कि एज के अकॉर्डिंग क्वालिटी में बच्चे के थॉट में जो है वो चेंज आएगा, उसकी एज में एज के अकॉर्डिंग मैच्योरिटी आएगी, उसके संज्ञान में विकास होगा, उसके सोचने की क्षमता ऑटोमेटिकली बढ़ेगी जैसे जैसे एज आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ प्रैक्टिस से नहीं होता, ऐसा प्याजे मानते हैं, क्योंकि उन्होंने जीन्स को, हेरिडिटी को, एक्टिविटी को, इन सबको भी महत्व दिया है। इसमें कई लोग परेशान हो जाते हैं, बट इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ सी है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बार, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ प्री ऑपरेशनल थॉट, यानी इनमें से कौन सी जो है एक वो लिमिटेशन नहीं है, किसकी, पूर्व संक्रियात्मक विचार की। पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। इसमें भी आप लोग खूब गलतियां करेंगे, फटाफट से बताओ। पूर्व संक्रियात्मक, बहुत बढ़िया, स्टडी स्टार्ट पढ़ लेते। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या है, 2 से 7 वर्ष, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है 2 से 7 वर्ष। फटाफट से आंसर करो। बी डी मिक्स्ड आंसर आ रहे हैं। इरिवर्सिबिलिटी, लिमिटेशन पूछा है, लिमिटेशन कौन सी एक विशेषता नहीं है, लिमिटेशन। ईगो सेंट्रिसिज्म क्या है, एक लिमिटेशन है, क्योंकि बच्चा सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड है, खुद के ही बारे में सोच पाता है, वो दूसरे के पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पाता, ये तो एक लिमिटेशन हुई। और यही पूछा है कि कौन सी लिमिटेशन नहीं है, लेकिन ये तो है, तो ये तो आंसर होने से रहा। इरिवर्सिबिलिटी का मतलब है बच्चा पलटावी का गुण नहीं है, कि बर्फ पानी बन सकता है और पानी बर्फ बन सकती है, ये वो रिवर्स नहीं कर पाता, ये भी एक लिमिटेशन है, ये भी उसके अंदर की एक सीमा हो गई इस स्टेज की। टेंडेंसी टू कॉन्सेंट्रेट, यानी कि वो सिर्फ एक ही चीज पे फोकस कर पाता है, सेंट्रेशन का गुण कहते हैं इसको, केंद्रीकरण, यानी चीजों के सिर्फ एक ही एस्पेक्ट पे ध्यान दे पाएगा। यानी कि मान लीजिए ये एक क्या है, मार्कर है, अगर आप इस एज के बच्चे से पूछेंगे तो वो कहेगा व्हाइट है या ब्लैक है, या व्हाइट और ब्लैक है, वो ये नहीं देखेगा इसकी जो शेप है वो सिलेंड्रिकल है क्या, या फिर इसके और भी फंक्शंस हैं क्या, इसके अंदर इंक जो है वो कैसे डाली जाती है, बाकी एस्पेक्ट वो नहीं देख पाता, सिर्फ एक एस्पेक्ट पे कॉन्सेंट्रेट करेगा, जिसको सेंट्रेशन का गुण कहते हैं। और ये लिमिटेशन है, क्योंकि जब तक डिसेंट्रेशन नहीं आएगा तब तक रिवर्सिबिलिटी नहीं आएगी, जब तक रिवर्सिबिलिटी नहीं आएगी तब तक कंजर्वेशन नहीं आएगा। ठीक है बात। डेवलपमेंट ऑफ द सिंबॉलिक थॉट, आंसर होगा इसका यही, क्योंकि सिंबल्स के थ्रू वो सीखने लग जाता है, आप उसको अब ABCD भी पढ़ा रहे हैं और सारी चीजें सिखा रहे हैं, सिंबल्स को समझने लग जाता है, ये एक पॉजिटिव बात है, ये एक पॉजिटिव बात है। सिंबॉलिक थॉट बच्चे में आ जाएगा 2 से 7 वर्ष में, ये एक पॉजिटिव बात है, ये लिमिटेशन नहीं है, ये विशेषता है, ये कोई सीमा नहीं है। ठीक है, अगर आपके दिमाग में ये बात गई होगी अंदर तक तब तो आप समझ पाए होंगे, नहीं तो इसको आपने गलत कर दिया होगा। और ये ऑफिशियली और 200% आंसर इसका यही है, तो बेकार में किसी की भी बात में आके परेशान ना हो, बुरा भला ना सोचें, बाकी आपकी इच्छा है, आंसर इसका बी होगा। ठीक है, सारी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दी है। वन ऑफ द मेजर अकॉम्प्लिशमेंट्स ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, अकॉम्प्लिशमेंट मतलब विशेषता, अकॉम्प्लिशमेंट का मतलब है विशेषता, और लिमिटेशन का मतलब है भाई कमी कहां है। इनमें से कौन सा एक मेजर अकॉम्प्लिशमेंट है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी 7 से 11 वर्ष की अवस्था का। इस एज में लॉजिक आ जाता है कॉन्क्रीट चीजों को लेकर के, यानी मूर्त चीजों के प्रति तर्क डेवलप हो जाएगा। ठीक है, ये वही आंसर है जो 6th to 8th वाले जो बच्चे हैं उनको आप क्या दोगे, रीजनिंग वाले क्वेश्चन दोगे जिसमें तर्क लगे। एनिमिस्टिक थिंकिंग होता है बच्चा निर्जीव को भी सजीव समझे, सजीवात्मक चिंतन, मतलब मान लीजिए इस टेबल से चोट लगी है उसे, इस बोर्ड से चोट लगी है, तो इसको भी 2 थप्पड़ लगा के ही उसको शांति पड़ेगी कि इसमें भी जान है, उसको ये लगेगा निर्जीव चीज में भी जान है, ऐसा उसको लगेगा। तो ये बात अकॉम्प्लिशमेंट तो नहीं हो सकती ना, और ये एनिमिस्टिक थिंकिंग प्री ऑपरेशनल का पार्ट है, इसका नहीं है। एबिलिटी टू कंजर्व यानी संरक्षण की क्षमता, ये बात ठीक लग रही है। हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग मैंने आपको बताया फॉर्मल ऑपरेशनल 11 वर्ष के बाद आएगी। सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस होते हैं जन्म से 2 वर्ष तक, बार बार रेपिटेटिव एक्शन करता है बच्चा कुछ चीजों को लेकर के। एबिलिटी टू कंजर्व यानी संरक्षण का गुण, संरक्षण का गुण लिखिएगा यहाँ सुरक्षित होने की योग्यता की जगह। संरक्षण का मतलब है अब बच्चे को समझ आ जाएगा, या तो आप 200 ml पानी सेम बर्तन में रखो, चाहे एक पतले बर्तन में रख लो, चाहे एक ट्यूब में डाल दो, पानी बराबर ही रहेगा, यानी शेप और साइज होने के बावजूद क्वांटिटी में फर्क नहीं आता, वॉल्यूम में फर्क नहीं आता, इसको संरक्षण कहते हैं। अब उसके अंदर ये समझ आ गई है।